और ये नकारे निकम्मे लोग हैं, इनको सिर्फ दंगा करवाना आता है। तो 2022 में देखिएगा इनका हाल एकदम बुरा हो जाएगा, ये मिट जाएंगे। जिस अहंकार में डूबे हैं ना योगी, मिट जाएंगे। लेकिन बंगाल में जो ममता बनर्जी की जीत उसके बाद लगातार वहाँ पर हिंसा हुई है, कैसे देख रहे हो उस हिंसा को? हिंसा की बात कर रहे हैं बंगाल में आप, जिस पार्टी का बुनियाद हिंसा पे टिका हो, जिसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में दंगा की बुनियाद पे पार्टी खड़ी की, उससे बोलते हैं वो पार्टी आरोप लगाए दूसरों पे हिंसा हुआ है। ये हिंसाई लोग हैं। इन्होंने जहां हारे वहां पे रोने लगे, हिंसा करवा दी। दिल्ली में हिंसा करवाया, हर जगह ये दंगा करवाते। 2022 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होगा तब बताएंगे कि हम क्या हैं। तुम हमें नहीं मानते हो, हम तुम्हें नहीं मानते हैं। देख लेंगे जो होगा। आ जाओ मैदान जंग में, तुमको दिखा देंगे अपनी ताकत का साथ। सिस्टम सरकार बनाती, सरकार के जो कर्मचारी हो नकारे निकम्मे हैं, सरकार के नेता मंत्री सब नकारे निकम्मे, इनको काम करना नहीं आता, इनको सिर्फ देश में दंगा फैलाना आता है। आज देश में चारों तरफ चिताएं जल रही हैं और राजा मस्त मौला बन के जी रहा है। जनता मर रही है अपनी बस्ती में, शासक डूबा है अपनी मस्ती। क्रांति में बदल जाए। मैं कहता हूँ कोई भी इंसान इनको माफ ना करे, जिनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है माफ ना करे और इस गुस्से को क्रांति में बदल दे और इन नकारे निकम्मे लोगों को उस देश से भगाए, अपने देश को बचाए। अदम गोडवी साहब ने कहा था तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे, दावा किताबी है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो बोल रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, योगी जी के राज में इतने लोगों की मौत हो रही है, इनको आप बोल रहे हैं कोरोना से मौत नहीं हो रही है, सरकार इनकी हत्या कर रही है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, राज्य इनकी हत्या कर रही है। राज्य की जिम्मेदारी होती है लोगों का स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, लोगों के स्वास्थ्य की बात राज्य की जिम्मेदारी होती है और राज्य गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। एक मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है कि हमारे पास सब कुछ है, वहाँ के लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं, शोर मचा रहे हैं कि भाई हम मर रहे हैं, हमें बचाओ। लेकिन आप बात, अभी पंचायत चुनाव था उत्तर प्रदेश में, पंचायत चुनाव की ड्यूटी में 706 कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी थी वो बेचारे मर गए। शिक्षक उसमें से लगभग 2000 कर्मचारी मरे, शिक्षक 706 मर गए हैं। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी, काउंटिंग करवा दी। अब देखिए कोरोना और बढ़ेगा, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी काउंटिंग के टाइम पे, तो भीड़ बढ़ेगी। और ये नकारे निकम्मे लोग हैं, इनको सिर्फ दंगा करवाना आता है, इनको राज्य चलाना, लोगों के जन कल्याण की बातें करना, काम करना आता है नहीं, सिर्फ शोर मचाना, दंगा करवाना आता है। योगी एक दंगाई है, उसको दंगा करवा रहे बस। लेकिन जो 5 राज्यों के नतीजे आए उसके बाद उत्तर प्रदेश के निकाय जो चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या ये किसानों की उपलब्धि है? क्या ये इससे आप अपनी कामयाबी मानते हैं क्या? बात ये है कि इस देश में किसानों से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस देश में है कौन? किसान है, मजदूर हैं। अब जो उन्हीं से टकराया तो चूर चूर होना ही है। योगी को या बीजेपी को अभी भी अगर समझ में नहीं आता तो मिट जाएंगे। अगर उनको बीजेपी को राजनीति करना है तो किसानों की बात माननी चाहिए, इस देश के श्रमिकों की बात माननी चाहिए, मेहनतकश की बात माननी चाहिए। लेकिन वो अहंकारी लोग हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। जब मानने को तैयार नहीं तो उनको एहसास तो होगा ना, अपनी ताकत का एहसास किसान तो कराएंगे ना कि भाई सुधर जाओ, तुम अभी भी वक्त है। अगर नहीं मानो तो फिर खेल बुरा होगा। क्या लगता है 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव जब होंगे उसमें ऐसे ही नतीजे आएंगे क्या? इससे भी अच्छे नतीजे आएंगे। बीजेपी अभी जो कुछ सीट बचा ली है, अभी सत्ता का दबाव है था, बहुत जगह खबरें आए हैं कि जीता कोई और था, सर्टिफिकेट किसी और को मिला है। तो 2022 में देखिएगा इनका हाल एकदम बुरा हो जाएगा, ये मिट जाएंगे। जिस अहंकार में डूबे हैं ना योगी, मिट जाएंगे। लेकिन बंगाल में जो ममता बनर्जी की जीत उसके बाद लगातार वहाँ पर हिंसा हुई है, कैसे देख रहे हो उस हिंसा को? हिंसा की बात कर रहे हैं बंगाल में आप, जिस पार्टी का बुनियाद हिंसा पे टिका हो, जिसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में दंगा की बुनियाद पे पार्टी खड़ी की, उससे बोलते हैं वो पार्टी आरोप लगाए दूसरों पे हिंसा हुआ है। ये हिंसाई लोग हैं। इन्होंने जहां हारे वहां पे रोने लगे, हिंसा करवा दी। दिल्ली में हिंसा करवाया, हर जगह ये दंगा करवाते लोग। मारपीट कर रहे हैं, टीएमसी वाले मारपीट कर रहे हैं। भाई साहब मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, बोलता हिंदुस्तान एक वेबसाइट है, उसने खबर बताई कि जिस महिला के साथ बोला गया था कि बलात्कार हुआ है, उसने बोला मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। और एक युवक को जिसको बोल दिया था कि उसकी हत्या हो गई, बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसने बोला कि मैं अभी जिंदा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं। इस तरह की फर्जी ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये मर गया, वो मर गया, ऐसा हो गया, वैसा होगा। ये लोग देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अब बात ये है कि कंगना रनौत तो कह रही हैं कि भाई वहाँ पर लोग हिंदू खतरे में हो गया है, हिंदुओं को घरों से निकाल के मारा जा रहा है। ममता बनर्जी इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, नहीं तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। जिस महिला को भारत के भूगोल का पता नहीं वो बात करती कश्मीर बन जाएगा। बंगाल कश्मीर पहाड़ी राज्य है और बंगाल मैदानी भाग है। जब इसको भूगोल नहीं पता तो उसको इतिहास और समाजशास्त्र क्या समझाएं? उस महिला के बारे में मैं क्या बोलूं? बात यह है कि इस समय अगर किसी महिला की बात होनी चाहिए तो नवदीप कौर की बात होनी चाहिए। जिस महिला ने मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करते हुए जेल गई, वहाँ पे प्रताड़ना सहा, उसके बाद भी आज किसान आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही। और ये कंगना रनावत इस विपरीत परिस्थिति में जब लोग महामारी से मर रहे हैं तो क्या कर रही है? खरबों रुपए कमा लिया, एक भी रुपए किसी गरीब के लिए, मजदूर के लिए, इस देश के इंसान के लिए कहीं पर भी दान नहीं कर रही, मदद नहीं कर रही, लोगों के स्वास्थ्य सुविधा के बारे में कुछ कर नहीं रही है। फालतू में अफवाह फैला रही, लोगों का दंगा करवाना चाहती है, लोगों को मरवाना चाहती है। ऐसे बड़बोली महिला के बारे में क्या बोले? बेशरम है। इस देश के इंसानों को इसको समझना चाहिए कि इस
इस तरह के जो सेलिब्रिटी हैं इनको इनका बायकॉट करना चाहिए, तब इनका होश ठिकाने आएगा। आप कह रहे हो दंगा करवाना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात बोल रही दंगाई बात है। दंगा करवाने वाली लोग हैं, दंगा करवाने वाले ग्रुप के मेंबर हैं, बीजेपी के मेंबर, बीजेपी दंगा करवाने वाली पार्टी है और दंगा करवाने वो लोग हैं, तभी तो उसको सुरक्षा मिली है, वाइपर सिक्योरिटी मिली है कि दंगा करवाओ, अच्छी बात है, तुमको कुछ नहीं होगा। क्या लगता है जो लगातार जो मौतें हो रही हैं इसके पीछे क्या 5G नेटवर्किंग की वजह है क्या? क्योंकि कोरोना से तो मौतें हो ही रही हैं, लेकिन जो इजाफा हुआ है, जो अभी पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से मौतों में जो इजाफा हुआ, जो ग्राफ बढ़ा है मौतों का, इसके पीछे क्या 5G नेटवर्किंग टेस्टिंग की वजह है क्या? हो सकता है, जरूर हो, क्योंकि तकनीक में क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है। देखिए मैं बता दूं, जरूर ऐसा होगा। जैसे हम लोग देखते थे कि छोटे छोटे जो पक्षी थे वो 2G से, कुछ 3G से, कुछ 4G से खत्म होते गए क्रमशः, वो अब हमें नहीं दिखते हैं। तो हो सकता है 5G से ऐसा हो रहा हो कि जो इंसान की बॉडी में असर कर रहा हो। लेकिन ये पूंजीवादी लोग, मैं कहता हूँ आप 5G किसके लिए ला रहे हो? इंसानों के लिए ला रहे हो। जब इंसान ही मर जाएगा तो किस काम की 5G होगी? कौन चलाएगा 5G? इसलिए भाई इंसान के हित में काम करो, इस देश, इस प्रकृति के हित में काम करो। जो प्राणी है, जिसको प्रकृति ने बनाया, हर उस प्राणी के बारे में सोचो। ऐसा कुछ मत करो जिससे पर्यावरण का विघटन हो, इस सृष्टि का विघटन हो और ये सब कुछ नष्ट हो जाए। इसलिए प्रकृति के हिसाब से चलो, प्रकृति कदम से कदम मिला के चलो। क्योंकि लगातार जब मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा तो इस देश से अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति जो थे वो फरार हो गए। क्या उनको पता था क्या कि 5G टेस्टिंग के बाद ये ऐसी चीज़ें हालात पैदा हो जाएंगे? ये भगोड़ों की बात करते हैं आप। ये भगोड़े इस देश में रुके ही कब थे? ये इस देश का सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, देश के लोगों का, देश के संसाधन का व्यापार कर रहे हैं। और ये इनका तो नाता हर दुनिया से है, दुनिया के हर देश से है। जहाँ इनको मलाई मिलेगी वहाँ जाएंगे। हो सकता है इस संकट की घड़ी में यहाँ पे इनको लगा हो कि यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो भाग गए होंगे। इनका काम ही है भगोड़े लोग है, भागेंगे। क्या लगता है जिस तरह से किसान तकरीबन 6 महीने से यहाँ पर आंदोलनरत है, अब ये कितना लंबा और चलेगा? क्योंकि अब तो आप इंतज़ार कर रहे थे कि बंगाल के जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उन चुनावों के नतीजे आ जाएंगे जिसके बाद सरकार हमसे बातचीत करेगी, लेकिन अभी तो बातचीत नहीं है। बात ये, आपने एक शब्द कहा इंतजार। किसान इंतजार नहीं करते, ठीक? हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, इंतजार नहीं करते। कलाम साहब ने कहा था इंतजार करने वाले वही पाते हैं जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और रही बात इस सरकार की, हम इस सरकार को मानते नहीं है। सरकार मत माने हमारी बात, ना हमसे बात कर रहे हैं, हमको क्या दिक्कत है? हमारे किसान नेताओं ने बोल दिया भाई हमारे कानून को इसको खत्म कर दो, जिसको तुमने बनाया है। अगर तुम नहीं खत्म करते हो मत करो बात, हम तुमको बता देंगे। बंगाल में अपनी ताकत का एहसास कराएं, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कराएं, 2022 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होगा तब बताएंगे कि हम क्या है। तुम हमें नहीं मानते हो, हम तुम्हें नहीं मानते हैं, देख लेंगे जो होगा। आ जाओ मैदान जंग में, तुमको दिखा देंगे अपनी ताकत का एहसास। आखिर बातचीत का दौर स्टार्ट कैसे होगा, कब होगा? क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, हो सकता है इस वजह से भी चीज़ चल रही है। चीज़ें कब तक टाली जाएंगी? वो महामारी है, इससे लोग मर रहे हैं। ये क्या जो कानून है महामारी का रूप नहीं लेगा क्या? ये बीमारी थी जो महामारी बन गई सरकार की बद इंतजामी के कारण से, ये भी महामारी हो जाएगा। आज जो शहरी आबादी के लोग, अधिकतर बीमारी अभी शहरी आबादी में है। शहरी आबादी के लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे रो रहे हैं, ठीक? कि सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं किया है, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगा, दवाई नहीं मिल पा रही है। कल यही लोग रोएंगे कि रोटी बहुत महंगी हो गई है। और ये लोग, शहरी आबादी के लोग, जब गांव के लोग आते हैं, गरीब किसान मजदूर शहर आते हैं, संघर्ष करते थे, उनका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये लोग जब रोटी महंगी होगी ना तब रोएंगे, तब इनको किसानों का संघर्ष याद आएगा। इसलिए मैं शहरी आबादी के लोगों से कहता हूँ घरों में मत रहो, निकलो, इस सरकार का तलवा चाटना बंद करो, रोना बंद करो कि सरकार तुमको कुछ नहीं दे रही। सरकार देगी नहीं, सरकार से छीन कर लेना पड़ेगा। हक मांगने से नहीं मिलते, हक को छीन कर लेना पड़ता है। लेकिन लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया, इस चीज़ को लेकर के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहती रही कि सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम की खामियां हैं, लेकिन वो सरकार से सवाल नहीं कर पाई। सिस्टम क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया को पता है सिस्टम क्या है? वो सिस्टम नहीं बताएगी वो सिस्टम क्या है, लेकिन कह रही सिस्टम की खामियां। सिस्टम बनता कैसे है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से, ठीक ना? तो ये तीनों का फेलियर ही सिस्टम है। लेकिन उन्होंने सरकार से इतना माल खा लिया है कि कैसे बोलते सरकार फेल हो गई। तो सिस्टम का बहाना था कि आम आदमी सिस्टम नहीं समझता है, गांव का गरीब किसान मजदूर इतना नहीं समझता है कि सिस्टम क्या है। उनको समझा रहे कि सिस्टम मतलब सरकार का फेलियर नहीं है, सिस्टम का फेलियर है। लेकिन हम सब समझदार लोग हैं, बता दें सिस्टम का मतलब सरकार ही होता है। सिस्टम सरकार बनाती, सरकार के जो कर्मचारी हो नकारे निकम्मे हैं, सरकार के नेता मंत्री सब नकारे निकम्मे, इनको काम करना नहीं आता, इनको सिर्फ देश में दंगा फैलाना आता है, देश में इंसानों को बांटना आता है। भाई प्रकृति ने हम सबको इंसान बना दिया, हम सबको बांट दिए, लड़ा दिए और हम सबको खत्म करना चाहते हैं, हमारी शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं लोग। ये मीडिया आखिर ऐसे बदल कैसे जाती है? क्योंकि जब ये बंगाल के चुनाव की जब नतीजे आ रहे थे, जब पहले बीजेपी ऊपर चल रही थी रुझानों में, तब फोटो प्रधानमंत्री मोदी का लगा हुआ था। जब उनके रुझान कम होने लगे, सीटें कम होने लगी, तो नड्डा आ जाते हैं बीच में। ये बेशरम लोग हैं। आप देखा नहीं क्या, जब कहीं पे भी जब चुनाव होगा, बीजेपी जहाँ पे हारने लगेगी
तो प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आ जाएंगे, ठीक, और जीतेगी संबित पात्रा आएंगे। ये बीजेपी का चेहरा है कि बदनामी किसी और करेगा और बदनाम कोई और करेगा। ये बेशरम लोग, इनको छोड़ दीजिए। इनका हाल इस देश का जनता ही, मतलब इनका इलाज इस देश की जनता करेगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। रूसों ने कहा था राजतंत्र में कि राजा को ताकत जनता देती है। अगर राजा नकारा, निकम्मा, तानाशाह हो जाए तो जनता का परम कर्तव्य बनता है कि जनता राजा से ताकत छीन ले और खुद नेतृत्व करे। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से ताकत जनता देती है, तो जनता का परम कर्तव्य है कि इस नकारे निकम्मे सरकार से, तानाशाही सरकार से अपना हक छीने और खुद नेतृत्व करे, इनको अपने देश से भगाए, देश को बचाए। प्रधानमंत्री एक नया संसद भवन बना रहे हैं, एक नया घर बना रहे हैं, 20,000 करोड़ में बन रहा है, जो अभी इस कोरोना काल में बन रहा है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगी। कैसे देख रही है सारी चीज़ों? बात ये है कि फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में सिर्फ रोटी और ड्रामा ये होता था। लोगों को थोड़ा सा खाना दे दिया जाए और थोड़ा सा ड्रामा दिखा दिया जाए ताकि लोगों का टाइम पास होता है। भारत में यही हो रहा है, थोड़ा सा रोटी दे दिया जाए, कुछ लोगों को मार दिया जाए, कुछ को बचा दिया जाए, इसको लोग विकास समझेंगे। अब ये लोग, जैसे जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, आज देश में चारों तरफ चिताएं जल रही हैं और राजा मस्त मौला बन के जी रहा है, जनता मर रही है अपनी बस्ती में, शासक डूबा है अपनी मस्ती में। तो ये बेशरम लोग हैं, इनको इस देश के लोगों से संवेदना यानी भावनात्मक जुड़ाव ही नहीं है। ये अपने काम में लगे हैं, अपने मतलब महल बना रहे हैं। किसके लिए महल बना रहे हो भाई? उस महल में कौन जाएगा? जब इंसान ही मर जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो महल किस काम का होगा? किस लिए महल बना रहे हो? इसलिए भाई महल पे मत जाओ, इंसानों की बात करो, अस्पताल बनाओ, लोगों का इलाज करवाओ। तुम, हाँ, जनता माने या ना माने, तुम सरकार तो हो ना, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी तो है जनता के प्रति, लेकिन तुम ये रोते बिलखते चीखते लोग, जिनके अपने रिश्तेदार, जिनके अपने भाई बहन, माँ बाप जो इस महामारी में चले गए सरकार की निकम खामियों की वजह से, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, इन कमियों की वजह से, क्या ये माफ़ कर देंगे क्या सरकार को? मैं कहता हूँ माफ़ किसी को करना ही नहीं चाहिए, माफ़ी का कोई मतलब नहीं होता है। बात ये है कि इनकी मौत नहीं, हत्या हुई है सरकार के द्वारा से। सरकार को वोट लेना होगा, चुनाव की तैयारी सरकार ने पूरी कर लेगी। कहीं पे भी चुनाव होगा, चुनाव आयोग तैयार हो जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाएगी, पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगी, चुनाव करवाना है। और लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए 1 साल मौका था, कुछ नहीं किया, मतलब सरकार ने इनका सीधा सीधा हत्या किया। मैं किसी भी लोगों से, मैं उस तरह के लोग इंसान नहीं हूँ कि आप गुस्सा शांत करवाओ। मैं अगर किसी को गुस्सा होता है तो मैं उससे उसकी गुस्सा को और बढ़ाना चाहता हूँ कि वो क्रांति में बदल जाए। मैं कहता हूँ कोई भी इंसान इनको माफ़ ना करे, जिनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है माफ़ ना करे और इस गुस्से को क्रांति में बदल दे और इन नकारे निकम्मे लोगों को उस देश से भगाए, अपने देश को बचाए।